हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 4 सेक्शन 1.2 द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस जो थे वो देखने को मिले और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी क्या वो बहुत रैपिडली हो रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये ही है कि क्या फैक्ट्रीज़ जो थी उन्होंने ग्राउथ करी और उन्होंने मतलब खुद को इतना डेवलप कर लिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसमें हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडस्ट्रीज़ थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। लाइक अगर हम लोग बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन जो कि सबसे ज़्यादा किसकी उस टाइम पर मतलब हम लोग बोल सकते हैं उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई थी या सबसे ज़्यादा किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे, दैट वाज कॉटन एंड मेटल्स। ठीक है, तो जैसे जैसे सिस्टम चेंज होता गया वैसे वैसे ये जो स्पीड थी, ग्राउथ स्पीड जो थी वो क्या होना शुरू होगी, बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। कॉटन जो कि मेन लीडिंग सेक्टर था उस टाइम का, मतलब हम लोग बोल सकते हैं मेन प्रोड्यूस किया जाता था कॉटन को, कॉटन से ही ज़्यादा प्रोडक्शन करी जाती थी। और जो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का फर्स्ट फेज़ था जिसको हम लोग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बोल सकते हैं, 1840s तक का जो टाइम पीरियड था उसको फर्स्ट फेज़ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन हो रही थी। और उसके बाद आफ्टर दैट हम लोग बोल सकते हैं कॉटन के बाद दूसरी जो और चीज़ें से थी जिनकी प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुई, दैट वाज आयरन एंड स्टील। ठीक है, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ जो थी वो कॉटन इंडस्ट्रीज़ के बाद इस्टेब्लिश करी गई। और जैसे जैसे आप लोग को पता है 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए होंगे आप लोग, जब रेलवेज़ की एक्सपेंशन हो रही थी तो उस टाइम पर आयरन और स्टील की डिमांड जो थी वो इंक्रीज़ हो रही थी। तो अब वैसे यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जैसे रेलवेज़ को एक्सपैंड करा जा रहा था, रेलवेज़ को कनेक्ट किया जा रहा था एक नेशन से दूसरे नेशन या फिर बिटवीन द नेशंस, या हम लोग बोल सकते हैं बिटवीन स्टेट्स, अमंग स्टेट्स। ठीक है, तो 1840s में रेलवेज़ को एक्सपैंड करा जा रहा था इंग्लैंड में, तो कॉलोनीज़ भी बनाई जा रही थी 1860s में। तो उस टाइम पर आयरन और स्टील की डिमांड जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। और 1873 में देखा गया ब्रिटेन जो था वो मेन एक्सपोर्टर था, एक्सपोर्ट क्या करता था, वो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्रोडक्ट को वो मतलब एक्सपोर्ट करता था, दैट वाज आयरन एंड स्टील। और उनकी कीमत उस टाइम पर पाउंड 77 मिलियन थी, जो कि डबल हो चुकी थी किससे, कॉटन के एक्सपोर्ट से। अब आप लोगों के माइंड में ये कंसेप्ट आ रहा होगा कि ये जो हम लोग का यहाँ पे स्टाइलिश एल दिखा हुआ है तो वो किस तरह का है यहाँ पर। तो ये स्टैंड करता है पाउंड के लिए, जो कि ब्रिटेन की क्या है, हम लोग बोल सकते हैं करेंसी। और इसको लिब्रा मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं लेटिन वर्ड जो है उसके साथ रिलेट किया गया है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि न्यू इंडस्ट्रीज़ को इतनी जल्दी से डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता था, मतलब उनमें कुछ चेंजेस लाना इतना इजी नहीं था। और क्योंकि ट्रेडिशनल वेज को कोई भी पर्सन जो है या कोई भी मतलब किसी भी फील्ड में उसको इतनी जल्दी से इंसर्ट नहीं कर सकता है। तो इवन हम लोगों ने देखा कि 19th सेंचुरी के एंड तक 20% से भी कम टोटल वर्कफोर्स जो थी वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्री सेक्टर में लगाया गया। मतलब इसका क्या हुआ कि 18th सेंचुरी के एंड में, उसके अंत तक 20% से कम लोग जो थे उनको ऐसी इंडस्ट्रीज़ में लगाया गया जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो थी वो आ चुकी थी। कहने का ये मतलब हुआ वहाँ पर टेक्नोलॉजी लगा दी गई थी, मशीनरी के द्वारा काम करवाया जाता था। ठीक है, और उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर जो था उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे, लेकिन कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को, मतलब हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन जो था, पोर्शन मतलब हम लोग बोल सकते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन जो थी, उसका आउटपुट, उसका रिज़ल्ट कहाँ प्रोड्यूस किया जा रहा था, वो फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस नहीं किया जाता था, वो बिग इंडस्ट्रीज़ में किया जाता था, जहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पर मशीनरी अवेलेबल थी।
क्लियर है। और उसके बाद थर्ड रीज़न क्या आता है हमारे पास कि ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी उनमें स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज़ में उनको कन्वर्ट करना या उनको चेंज करना इतना इजी नहीं था, या हम लोग इतनी जल्दी से नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उनका मेन मोटिव यही था कि शायद हमारे पास पैसे की कमी है, हम लोग इतनी हैवी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे तो पैसा सारा वहीं पे उस लग जाना है। तो हमें उसको चलाने के लिए मतलब कहीं ना कहीं सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ छोटी छोटी इनोवेशंस करनी होंगी, छोटी छोटी इन्वेंशंस करनी होंगी, जिससे कि हर कोई ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो अपने लेवल पे क्या कर सके, मतलब अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सके। इसमें यह बताया गया कि उन्होंने कहा कि हर एक घर को कुछ ऐसे बेसिस अपनाने होंगे जिससे कि वो क्या कर सके, एक मशीनरी ना होते हुए भी वो ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ कर सके, जैसे फूड को प्रोसेसिंग करना, बिल्डिंग्स बनाना, पॉटरी फॉर्म मतलब पॉटरी की कुछ थिंग्स ऑब्जेक्ट्स बनाना, ग्लास वर्क करना, टैनिंग हो गया, फर्नीचर मेकिंग हो गया, और कुछ प्रोडक्टिव इम्प्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें बनाकर वो मशीनरी के बिना भी ये काम डन कर सकते हैं अपने अपने घरों से। और फोर्थ पॉइंट में यह बताया गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो थे वो बहुत ही स्लोली लाए जा रहे थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस टाइम पर ये बहुत तेज़ी से पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा था, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप आ चुका था। कहने का ये मतलब है कि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ तो थी, मतलब लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से क्या हो गया, वहाँ पर वो मशीनरी को यूज़ नहीं कर पा रहे थे। न्यू टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपेंसिव थी, मतलब न्यू मशीनरीज इतनी एक्सपेंसिव थी, इतनी महंगी थी कि मार्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उसको नहीं खरीद सकते थे, या फिर उनको ये डर लगा रहता था कि अगर हम लोगों ने मशीनरी ले ली या फिर मशीन्स बाय कर ली, ख़रीद ली, तो अगर वो टूट गई या फिर उनको कभी रिपेयरमेंट की ज़रूरत पड़ी तो वो हमारे जितना भी हमने पैसा अर्न किया होगा वो सारा उसी की खपत में ही चला जाएगा, मतलब उसी की मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, रिपेयरिंग के लिए ही लग जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया, इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स जो थे उन्होंने ये क्लेम किया कि ये हमारे लिए इतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना हैंड लेबर है। तो उसके बाद ये हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़े, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल गया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी वो किस तरह से आई, किस तरह से उसने एक अपना अलग ही एक वे बनाया। तो फाइनली एक केस यहाँ पर डिस्कस करा गया है स्टीम इंजन का। तो उसमें उन्होंने बताया जेम्स वाट जो थे उन्होंने स्टीम इंजन को प्रोड्यूस किया, मतलब इम्प्रूव किया था, सॉरी, जेम्स वाट ने, ठीक है। तो इस स्टीम इंजन को प्रोड्यूस किसने किया था, बनाया किसने था, जिसका नाम था न्यूकॉमन और पेटेंट ने, ठीक है। और ये जो न्यू इंजन था उसको कब फॉर्म किया गया था, कब बनाया गया था, 1781 में। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उनका जो फ्रेंड था, सॉरी, न्यूकॉमन और पेटेंट का जो फ्रेंड था जिसका नाम था मैथ्यू बोल्टन, ठीक है, उन्होंने एक इसी स्टीम इंजन का न्यू मॉडल जो था वो मैन्युफैक्चर किया, उसको बनाया, और कुछ सालों के बाद उसको ख़रीदने वाला कोई भी नहीं था, मतलब उस स्टीम इंजन को ख़रीदने वाला एक भी बायर अभी तक नहीं था। और स्टार्टिंग में 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में देखा गया कि ये जो स्टीम इंजन्स थे वो ऑल ओवर द इंग्लैंड जो थे वो कितने हो चुके थे, उनकी नंबरिंग मतलब 321 से ज़्यादा किसी ने भी स्टीम इंजन को यूज़ नहीं किया था, मतलब 321 स्टीम इंजन्स जो थे वो ऑल ओवर द इंग्लैंड यूज़ किए जा रहे थे। और उसके बाद 80 जो थे वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ में लगाए गए थे, कॉटन इंडस्ट्रीज़ में लगाए गए थे। 9 कौन सी इंडस्ट्री में लगाए गए थे, वूल इंडस्ट्री में। और बाकी वाले जो स्टीम इंजन्स थे वो लगाए गए थे माइनिंग पर्पसेस के लिए, कैनाल वर्क्स के लिए और आयरन वर्क्स के लिए, ठीक है। और ये जो स्टीम इंजन्स थे उनको मतलब अदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं किया गया जब तक ये सेंचुरी, मतलब कुछ टाइम तक इसको नहीं यूज़ किया गया, क्योंकि उनको लगता था कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताया गया ये एक बहुत ही पावरफुल मतलब वे था न्यू टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने का, जिससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सकता था, मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता था, लेबर की
लेबर को भी कम यूज़ किया जा सकता था। एक ही पर्सन एक ही टाइम पे 1000 की नंबरिंग में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता था। और जो स्लो वर्किंग थी फैक्ट्रीज़ में, जहाँ पर वर्कर्स जो थे वो मतलब हाथों से काम करके जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे, अब वो मशीनरी के द्वारा होता था और बहुत ही फास्टली होता था। अब हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि टिपिकल वर्कर्स जो मिड 19th सेंचुरी तक मशीनरी को ऑपरेट करने से डरते थे, अब वही लोग जो थे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पर्सन लेबरर्स जो थे, उन्होंने किसको प्रेफर किया, उन्होंने कहा कि मशीनरी इज़ मच बेटर देन हैंड लेबर। और कहीं ना कहीं उनमें ना ये एक डर भी था कि स्टीम इंजन या मशीनरी जो है वो कहीं ना कहीं क्या करेगी, हमें हार्म भी कर सकती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।